Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 164 Painting Rare Red Diamond। उसे बहुत गर्व भी महसूस हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि पेंटर एना पेंटिंग की दुनिया की गोडेस मानी जाती है, जिसकी पेंटिंग में जादू होती है, जिसकी एक पेंटिंग खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। वो पेंटर एना उसकी ही वाइफ है। मोक्ष ने प्यार से ईशानी को गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू बीबी, हम दोनों की इतनी सारी मेमोरीज बनाने के लिए। ये सब हम अपने रूम में लगाएंगे। ईशानी मोक्ष के कमर पर हाथ लपेटते हुए उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, ठीक है हब्बी, हम ये सारे पेंटिंग हमारे रूम में लगाएंगे। उसकी बात सुनकर और उसकी इस तरह हक करने से मोक्ष की चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे पता था उसकी बीबी खुद को चाहे कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखाती हो, पर कहीं ना कहीं उसकी बेबी डॉल के अंदर आज भी वो मासूम बच्ची जिंदा है, जिसे उसकी बीबी ने कहीं खो दिया है। तभी मोक्ष के दिमाग में कुछ आया तो वो ईशानी को देखकर बोला, बीबी क्यों ना तुम इस वक्त की हम दोनों की एक पेंटिंग बनाओ। हमें इस प्यार भरे पल को भी तो कैद रखना चाहिए। उसकी बात सुनकर ईशानी मोक्ष की तरफ देखकर बोली, ठीक है, तुम्हें किस तरह की पेंटिंग चाहिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी को बड़े से मिरर के सामने कर दिया और उसे पीछे से हक कर लिया। फिर मिरर को देखते हुए बोला, ये परफेक्ट है, हम दोनों की ऐसी ही एक पेंटिंग चाहिए मुझे। ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है हब्बी, आपको जैसा पेंटिंग चाहिए मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी की गाल को चूम लिया और उसे प्यार से देखने लगा। ईशानी ने पेंटिंग बनाना शुरू किया। वही मोक्ष उसके पीछे अभी भी उसे हक करके खड़ा था और अपनी बेबी डॉल को पेंटिंग करते हुए देख रहा था। ईशानी अपने हाथ में पकड़ी ब्रश को बहुत स्मूथली एसएल पेपर पर चला रही थी। लगभग 15 मिनट बाद ही पूरी पेंटिंग तैयार हो गई थी। मोक्ष तो हैरान था कि सिर्फ 15-20 मिनट में उसकी बीबी ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग तैयार कर दिया। उसे तो लगा था पेंटिंग तैयार करने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। उसने उस पेंटिंग को बस देखता रह गया। पेंटिंग इतनी खूबसूरत और जीवंत लग रही थी जैसे दोनों उस पेंटिंग के अंदर भी जिंदा हो। उस पेंटिंग को देखकर मोक्ष की होंठों से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस पेंटिंग दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हुए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। स्माइल। ईशानी मोक्ष की तरफ देखकर बोली, तो हब्बी कैसे लगी आपको ये पेंटिंग। मोक्ष ईशानी की तरफ देखकर बोला, बिल्कुल परफेक्ट, इससे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग तो दुनिया में होगी ही नहीं। हम इस पेंटिंग को अपने रूम की वॉल में लगाएंगे। इतना कहकर उसने ईशानी की माथे को चूम लिया। ईशानी की होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो मोक्ष के पास सेफ फील करती थी। उसे हमेशा से ऐसे ही प्यार की चाह थी जो मौके ने उसे दिया था। ठीक है हब्बी, इसे आप अपने साथ ले जाना। इतना कहकर उसने मोक्ष का हाथ पकड़ उस रूम से अटैच दूसरे रूम में ले गई। उस रूम में जाते ही मोक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस रूम में एंटीक चीजों का कलेक्शन था। उसमें ऐसी ऐसी एंटीक चीजें रखी गई थी जिसे शायद गवर्नमेंट अपनी सारी रिसोर्सेज लगाकर भी ढूंढ नहीं पाई होगी। ईशानी मोक्ष को एक साइड ले गई और एक बटन प्रेस किया तो एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज आई और एक लॉकर खुल गया। मोक्ष सारे चीजों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र लॉकर के अंदर चमकती हुई चीज पर गई। उसे देखकर मॉक और भी हैरान हो गया, क्योंकि वो चमकती हुई चीज एक पुराना रेयर रेड डायमंड था। ये सिंगल साम्राज्य का पहली पीढ़ी का एक खजाना था, जिसे तब लक और तत्व के शक्तियों को प्राप्त करने की साधना मानते थे। इसकी आकार एक पिरामिड की तरह था। इसकी चमक कभी खत्म ही नहीं होती थी। कहा जाता था कि जब कोई बुरी शक्ति इसके आसपास आता था तब इसकी चमक फीकी पड़ जाती थी। 2 साल पहले इसे ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि इस डायमंड को ऑलरेडी किसी ने खोज लिया है। उस वक्त इस डायमंड की कीमत लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा थी, तो अब तो इसकी मार्केट वैल्यू 300 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। पर वो डायमंड जिसके भी पास था, उससे वो डायमंड वापस लाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए गवर्नमेंट ने उस इंसान से 1 दिन के लिए उस डायमंड को लिया था, ताकि उसे म्यूजियम में रख के लोगों को दिखा सके। मोक्ष को भी एंटीक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो बहुत सारे एंटीक चीज़ों को कलेक्ट भी करता था
और वो सारे एंटीक चीज़ उनकी पर्सनल म्यूजियम में रख दी जाती थी। पर घर में सबसे ज़्यादा अखिलेश जी और नरेंद्र जी ही एंटीक चीज़ों का शौकीन थे। वो तो हमेशा एंटीक चीज़ों को देखने और ख़रीदने के लिए एक्साइटेड रहते थे। वो सारे एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करके अपने प्राइवेट म्यूजियम में रखा करते थे। वो म्यूजियम उनके प्राइवेट क्लब से जुड़ा हुआ था। वहाँ नरेंद्र जी के और अखिलेश जी के कुछ दोस्त या अच्छे बिजनेस पार्टनर महीने में एक बार तो आते ही थे। वहाँ पर बहुत सारे गेम भी थे क्लब के अंदर, जो सीनियर सिटीजन के लिए एक फन था, और ख़ास करके सब प्राइवेट म्यूजियम में रखे एंटीक चीज़ों को देखने ही आते थे। नरेंद्र जी और अखिलेश जी ने उस दिन मोक्ष को भी ज़बरदस्ती अपने साथ लेके गए थे, ताकि मोक्ष कुछ भी करके उसकी ऑनर से वो रेयर डायमंड ले आए ज़्यादा पैसा देकर। उन्हें भरोसा था कि मोक्ष कुछ भी करके या उस इंसान से कुछ डील करके वो उस रेड डायमंड को ले ही आएगा, पर अफसोस जिसका वो डायमंड था वो तो आया ही नहीं था, और ना ही वो उस डायमंड को ला पाए, जिस वजह से अखिलेश जी और नरेंद्र जी उस वक्त दुखी हो गए थे। पर वो ज़बरदस्ती उस डायमंड को तो नहीं ला सकते थे। मोक्ष ने उस वक्त वो डायमंड जिसका था उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। और तो और गवर्नमेंट भी उस इंसान की आइडेंटिटी को हाइड रखा हुआ था। उस वक्त तो मोक्ष तो हैरान हो गया था कि ऐसा कौन पावरफुल इंसान है जिसकी आइडेंटिटी के बारे में वो भी पता नहीं लगा पा रहा है। पर अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों उसने उस इंसान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगा पाया था, और क्यों गवर्नमेंट ने उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा था। भला जब तक उसकी बीबी ना चाहे तब तक कौन उसकी आइडेंटिटी पता कर पाएगा। ऊपर से गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत कहाँ जो वो ईशानी की आइडेंटिटी जान पाए या किसी को बता पाए। ऊपर से जब तक विश्वंभर जी है तब तक गवर्नमेंट भी उनकी इशारों पर ही चलेगी। ईशानी ने उस रेड डायमंड को बाहर निकाला और मोक्ष की तरफ देखकर प्यार से बोली, मुझे पता है तुम्हें एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है अब भी। ये तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी एंटीक चीज़ है यहाँ, अगर तुम चाहो तो उसे अपने कलेक्शन में रख सकते हो। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सॉफ्ट हो गई। वो ईशानी की गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, और ये तुम्हें कैसे पता बीबी कि मुझे ये एंटीक चीज़ें पसंद है। उसकी बात सुनकर ईशानी उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोली, मुझे बस पता है जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने माफिया किंग के बारे में पता किया था, और तब मुझे पता चला था कि माफिया किंग मतलब तुम्हें एंटीक चीज़ों का बहुत शौक है, और तुमने ऑक्शन से कुछ एंटीक चीज़ें भी खरीदा था। इसलिए मैंने 2 साल पहले जब कुछ रिसर्चर और आर्किटेक्चर को ये रेयर डायमंड मिल था एक बेस बनाने के दौरान, तो मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया था। और ये सारे वो एंटीक चीज़ों का कलेक्शन है जो मैंने बाद में लिया था। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें प्यार से भर गई। उसकी बीबी उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसने उसकी पसंद की चीज़ों तक को कलेक्ट करके रखा है। अगर उसे पहले पता होता कि उसकी बेबी डॉल भी उसे प्यार करती है तो वो कब का उसे ज़मीन आसमान एक करके ढूंढ लेता। मोक्ष ईशानी की आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे लिए इतनी सारी एंटीक चीज़ें लेने की क्या ज़रूरत थी, इसमें तो करोड़ों रुपए लगे होंगे। इस दुनिया में मेरे लिए तो तुम ही मेरी सबसे कीमती तोहफा हो, मेरी बीबी जिसे मैं हमेशा हर जिंदगी में अपना बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो मोक्ष को देखकर बोली, तुम्हें लगता है मुझे इन एंटीक को खरीदने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। उसकी बात पर मोक्ष ने अपना सिर हिला दिया। ऐसे भी उसकी बीबी ने ये सब उसके लिए इतनी प्यार से कलेक्ट किया था। ईशानी मोक्ष को सब एंटीक दिखा रही थी। तभी मोक्ष उसे देखते हुए प्यार से बोला, बीबी तुम तो एंटीक को पहचानने में भी एक्सपर्ट हो। हाँ, मुझे एंटीक की पहचान अच्छे से है। मोक्ष ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसे भी पता था कि उसकी बीबी की कोई और भी आइडेंटिटी होगी, इसलिए तो वो इतनी आसानी से रेयर खजाने और एंटीक चीज़ों को भी ढूंढ लेती है। यहाँ तो कुछ ऐसे एंटीक और खजाने भी थे जो शायद किसी को पता भी ना हो। हर एंटीक चीज़ कम से कम 500 साल से ज़्यादा पुराने और रेयर थे। मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर सब कुछ देख रहा था। मोक्ष को सभी एंटीक चीज़ बहुत पसंद आ रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों उस रूम से निकल गए। ईशानी को जल्दी घर जाना था क्योंकि उसे राबिकान जी फ़ोन कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों वहाँ से निकल गए।
ईशानी ने गार्ड से कहकर वो पेंटिंग, रेयर रेड डायमंड और कुछ एंटीक चीजें मोक्ष के कार में रख दिया था। मोक्ष के ड्राइवर और गार्ड भी इतनी सारी चीजें देखकर हैरान थे। मोक्ष जैसे ही विला पहुंचा तो अंदर हॉल में सब बैठे हुए थे, सब आपस में बात कर रहे थे। मोक्ष के वहां से जाने के बाद तेजस भी वरुण को लेकर यही आ गया था और वहां आकर वो मोक्ष के नाम पर कंप्लेंट कर रहा था कि कैसे मोक्ष ने उसे खाना नहीं दिया और कैसे उसकी ईशानी भाभी ने उसे प्यार से खाना दिया। वहीं तेजस की बात सुनकर मोक्ष ने अपने दांत पिस लिए, ये यहाँ आकर भी उसके बारे में ही बैंट कर रहा है। उसकी बीबी ने उसे प्यार से नहीं बल्कि दया दिखाकर खाना दिया था। मोक्ष तेजस को घूरने लगा, वहीं इस बात से अनजान कि मोक्ष उसे घूर रहा है, वो बस सबके सामने मोक्ष की बुराई किए जा रहा था। वहीं बक सब तो हंस रहे थे, ये सोचकर कि अब तेजस का क्या होगा। वहीं जब मोक्ष आगे आया तो तेजस की नज़र जैसे ही उस पर गई, उसके मुंह से आवाज ही बाहर नहीं निकल रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। क्या अब भागने के लिए देर हो गई है? तेजस ने वरुण को देखते हुए पूछा। वरुण ने उसे देखते हुए धीरे से बोला, बहुत देर हो गई है। तब बाहर से कुछ गार्ड एंटीक चीजों को लेकर अंदर आए। उन सारे गार्ड के हाथ में इतना सारा सामान देखकर सभी घरवाले कंफ्यूज हो गए। तभी गार्ड्स बोले, बॉस इन सब को कहाँ पर रखे? उनकी बात सुनकर मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, यहीं रखो। उसकी बात सुनकर गार्ड्स ने उन सारे एंटीक चीजों को वहीं रख दिया और सिर झुकाकर वहां से चले गए। तभी अखिलेश कंफ्यूज होकर मोक्ष से बोले, मोक्ष ये सब क्या है? वहीं बक सब भी कंफ्यूज थे। तभी मॉक अपनी होंठों पर एक घमंड भरी मुस्कान लाते हुए, ये सब रेयर खजाना और एंटीक चीजें हैं जिसे मेरी बीबी ने मेरे लिए कलेक्ट किया है। उसकी बातों में एक घमंड था, जैसे कहना चाहता हो कि देखा मेरी बीबी सबसे बेस्ट है और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वहीं दादाजी और अखिलेश जी की आंखों में तो खजाना और एंटीक चीजों की सुनकर ही खुशी की चमक आ गई। उन दोनों को एंटीक चीजों का ही शौक था। दादाजी जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोले, क्या सच में इसमें एंटीक चीजें हैं? इतना कहकर वो उस वो को खोलने लगे। वहीं अखिलेश जी भी उसके पास आ गए। उन दोनों को एंटीक चीजों को देखने के लिए इतना उतावला होते देख कल्पना जी और कनक जी ने ना में अपना सिर हिला दिया। उन्हें तो पहले से ही पता था कि नरेंद्र जी, अखिलेश जी और मिल तीनों को ही एंटीक चीजें और खजाना बहुत पसंद है, इसलिए तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट म्यूजियम बना लिया है। चैप्टर 165 सबकी हैरानी और पेंटर ऐना। उन्हें तो पहले से ही पता था कि नरेंद्र जी, अखिलेश जी और मोक्ष तीनों को ही एंटीक चीजें और खजाना बहुत पसंद है, इसलिए तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट म्यूजियम बना लिया है। दक्ष आगे आकर अपने दादाजी और डैड को देखते हुए बोला, रुकिए मैं इसे ओपन कर देता हूँ। इतना कहकर उसने एक बॉक्स को ओपन कर दिया। उसमें 2-3 एंटीक चीजें थी, जिसे देखकर दादाजी और अखिलेश जी की आंखों में चमक आ गया। दादाजी एक फूलदान को हाथ में लेकर उसे देखते हुए खुशी से बोले, अरे ये फूलदान तो वो 500 साल पुराना अग्रिब साम्राज्य का फूलदान है। ये तो मुझे कब से चाहिए था। इसकी कीमत तो लगभग 80 से 100 करोड़ होगी। उनकी बात सुनकर दादी माँ कल्पना जी के साथ साथ दक्ष, नव्या, वरुण और तेजस भी हैरान हो गए। वैसे तो वरुण और तेजस को भी एंटीक चीजों के बारे में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो मोक्ष के साथ ही रहते थे। और वरुण के दादाजी जयदेव जी को भी इन एंटीक चीजों का बहुत शौक था, जिस वजह से वरुण को अच्छे से पता था कि ये पीस कितनी कीमती होगी। वहीं अखिलेश जी एक एक ग्लास सेट पकड़े हुए थे और खुशी से उसे देख रहे थे। वो उस ग्लास सेट को देखते हुए बोले, ये पिछले साल ही ऑक्शन हुई थी, पर अफसोस में इसे खरीद नहीं पाया था। इसे तो मैं अपने प्राइवेट कलेक्शन में रखना चाहता था। उनकी बात सुनकर दक्ष, जिसे एंटीक चीजों के बारे बाकी सबकी तरह ज्यादा नहीं पता था, वो अपने डैड को देखते हुए बोला, डैड ये एक ग्लास सेट ही तो है, इसमें क्या खास है? उसकी बात सुनकर अख जी बोले, ये कोई साधारण ग्लास सेट नहीं है, ये एक बहुत पुराने राजवंश से जुड़ा हुआ है। तब उस समय के राजा महाराजा ही सिर्फ ऐसी ग्लास का यूज करते थे। उसमें उस साम्राज्य और राज मुकुट का चित्र होता था। जो इसमें है इस वक्त उस एंटीक चीजों की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा होगी। उनकी बात सुनकर फिर से सब हैरान हो गए।
दक्ष और नव्या तो अपने डैड के हाथ से एक ग्लास लेकर उसे आंखें फाड़े देखने लगे। नव्या मोक्ष की तरफ देखकर बोली, भाई भाभी ने आपको इतना सारा गिफ्ट दिया है। तभी कल्पना जी भी बोली, हाँ तूने मेरी बहू की इतनी सारी खर्चे क्यों करवा दिया, इन सब की कीमत करोड़ों में है। उनकी बात सुनकर मोक्ष उनकी बातों को अनसुना करते हुए घमंड से बोला, क्योंकि मेरी बीबी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने मेरे लिए ये सब गिफ्ट लिया था। तभी नरेंद्र जी बाकी एंटीक को देखते हुए बोले, कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है। शायद मेरी प्यारी पोता बहू को पता चल गया होगा कि मुझे और अखिलेश को एंटीक चीजें बहुत पसंद है, इसलिए ये सब उसने हमारे लिए भेजा होगा। उनकी बात सुनकर मोक्ष एक टेढ़ी स्माइल करके उन्हें चिढ़ाते हुए बोला, ये सब मेरी बीबी ने मेरे लिए 1 या 2 साल पहले से लिया था, तो आप ये अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर नरेंद्र जी और अखिलेश जी का मुंह बन गया, वहीं बाकी सब मोक्ष की बात सुनकर हंसने लगे। तभी एक गार्ड अपने हाथ में कांच का एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेकर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, सॉरी सर, ये डिक्की में रह गई थी। वहीं उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स पर नजर पड़ते ही सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नरेंद्र जी और अखिलेश जी की आंखों में तो तारों की तरह चमक आ गई। उन्होंने अपने हाथों में जो एंटीक चीजें पकड़ रखा था उसे साइड में रख दिया और टेबल के पास चले गए। दोनों सोफे की ऊपर बैठ गए और ट्रांसपेरेंट बॉक्स को देखने लगे। नरेंद्र जी खुशी से बोले, ये तो वही रेयर रेड डायमंड है जो हमें चाहिए था 2 साल पहले, पर हम इसे खरीद नहीं पाए थे। इस वक्त तो इसकी कीमत 400 करोड़ के आसपास होगी। अखिलेश जी भी खुश होकर बोले, हाँ ये तो वही सिंगल साम्राज्य का खजाना है जिसे वो लॉक और तत्व की शक्तियां पाने की साधन मानते थे। वहीं बाकी सब भी हैरान होकर उस पिरामिड शेप की रेड डायमंड को देख रहे थे। इस डायमंड के बारे में तो दक्ष और नव्या को भी अच्छे से पता था और कनक जी और कल्पना जी भी उसे खुशी के साथ देख रहे थे। तभी दादी माँ बोली, इस डायमंड के बारे में तो देश ही नहीं बाहर की देशों में भी सबको पता होगा। 2 साल पहले इस डायमंड को लेकर तहलका मच गया था जब डायमंड किसी को मिल गई थी। जब एक दिन के लिए ही गवर्नमेंट ने इसे म्यूजियम में रखा था, तब तो पता नहीं कितने सारे पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बड़े बड़े आर्टिस्ट इसे देखने आए थे और इसे खरीदना चाहते थे, पर कोई भी इसे खरीद नहीं पाया। इसलिए उस वक्त ये अफवाह हो रही थी कि जिसे भी ये डायमंड मिल है वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब जाकर उन्हें पता चल रहा था कि जिसकी ये डायमंड थी वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खानदान की होने वाली बहू थी। हाँ, ऐसे भी सच में उनकी बहू किसी भी देश की गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल थी। बिजनेस की दुनिया की क्वीन के साथ साथ दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर जो थी, वो तो किसी भी देश की गवर्नमेंट को अपने सामने झुका सकती थी। दादाजी मोक्ष की तरफ देखकर बोले, क्या उस वक्त ये चीज़ ईशानी बच्चे के पास थी? क्या उसे भी एंटीक चीज़ों का शौक है? उनकी बात सुनकर मोक्ष आपने सिर हिलाकर बोला, नहीं, उसे एंटीक चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता है। वो एंटीक चीज़ों को आसानी से पहचान लेती है, पर उसे एंटीक कलेक्ट करके रखने का ज़्यादा शौक नहीं है। उसने तो मेरे लिए ये सब कलेक्ट किया था ताकि मैं इन सब को अपने कलेक्शन में रख पाऊँ। मोक्ष ये सब बोलते हुए थोड़े घमंड से बोल रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा मेरी बीबी मुझसे कितनी ज़्यादा प्यार करती है। उसे देखकर अखिलेश जी बोले, तुम मेरी बहू की पैसा खर्च करवा रहे हो, इसमें घमंड किस बात की? तुम्हें तो उसे पैसा देना चाहिए, पर यहाँ तो वो ही तुम्हें सब कुछ दे रही है। उनकी बात सुनकर मोक्ष एक टेढ़ी स्माइल करके बिना इमोशन के बोला, डैड आप ये बोलो ना कि आपको मुझसे जलन हो रहा है, क्योंकि मेरी बीबी ने मुझे मेरी पसंद का इतना सारा एंटीक गिफ्ट किया है, पर आपको तो कोई भी गिफ्ट नहीं रहा है। उसकी बात सुनकर अखिलेश जी के साथ साथ बाकी सबकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष ऐसी बातें करना कब से सीख गया, कब से वो ऐसे मजाक करके आपने सामने वाले को चिढ़ाने लगा। तेजस धीरे से बोला, ये मोक्ष कब से ऐसी बातें करने लगा है जो हमेशा अपने चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन लेकर घूमता रहता है, शैतान की तरह आज वो ऐसी बातें कर रहा है, ओपन माउथ फेस। वहीं इसकी बात सबको सुनाई दे रही थी। मोक्ष ने तेजस को घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। वहीं अखिलेश जी मोक्ष को घूरते हुए बोले, मुझे भला तुमसे क्यों जलन होगी?
ये सब मेरी बहू ने दिया है तो इसमें मेरे लिए भी तो गिफ्ट होगा। इतना कहकर उन्होंने अपना सिर घुमा लिया। वहीं कल्पना जी, कनक जी, मोक्ष और नव्या उन दोनों को देखकर हंस रहे थे कि कैसे ईशानी की दी हुई गिफ्ट के लिए ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। तभी दक्ष एक बॉक्स खोलकर देखने लगा तो उसमें कुछ पेंटिंग्स था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उनमें से ज़्यादातर पेंटिंग मोक्ष की थी और कुछ पेंटिंग ईशानी और मोक्ष की थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर दक्ष एक्साइटेड होकर बोला, वाह भाई, ये आपकी और भाभी की सारी पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर नव्या भी उन पेंटिंग को देखते हुए बोला, सच में ये सारी पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें से एक तो मैं अपनी रूम में लगाऊंगी। तभी कल्पना जी उस पेंटिंग को देखकर आंखों में चमक के साथ बोली, अरे इसमें तो पेंटर ऐना की सिग्नेचर है, क्या ये पेंटिंग पेंटर ऐना ने बनाई है? उनकी बात सुनकर बाकी सब भी उन पेंटिंग्स को देखने लगे। सच में उनमें 2-3 पेंटिंग में पेंटर ऐना की सिग्नेचर थी। उसे देखकर सब एक्साइटेड हो गए क्योंकि उन्हें पेंटर ऐना की पेंटिंग बहुत पसंद थी। कल्पना जी ने मोक्ष को देखकर बोली, क्या इसे ईशानी ने पेंटर ऐना से कहकर बनवाया है? तभी कनक जी और दादाजी, जो पेंटर ऐना की बहुत बड़े फैन थे, वो थोड़े एक्साइटेड होकर बोले, अगर ईशानी बच्ची ने पेंटर ऐना से कहकर ये पेंटिंग बनाई है तब तो वो पेंटर ऐना को अच्छे से जानती होगी। क्यों ना वो कभी पेंटर ऐना को यहाँ इनवाइट करे, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर मोक्ष मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोला, आप सब लोग तो ऑलरेडी कई बार पेंटर ऐना से मिल चुके हो। मोक्ष की बात सुनकर सब हैरान हो गए। कल्पना जी बोली, ये तुम क्या कह रहे हो, हम कब मिले पेंटर ऐना से? वहीं दादाजी भी बोले, हाँ हम तो कभी नहीं मिले, हमने बस ऑक्शन से उसकी पेंटिंग खरीदी थी और जो पेंटिंग इशू बच्चे ने हमें गिफ्ट किया था वो भी पेंटर ऐना की थी। बाकी सब भी कंफ्यूजन से मोक्ष को देख रहे थे कि वो कब पेंटर ऐना से मिले और उन्हें ही पता नहीं चला। तभी दादी माँ थोड़े गुस्से से बोली, ओए नालायक, अगर तुझे ईशानी से नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी पोता बहू को फ़ोन करके बोलती टहूँ कि वो पेंटर ऐना को इनवाइट करे और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी प्यारी बच्ची मुझे मना नहीं करेगी। स्माइल। उनकी बात सुनकर मोक्ष बोला, अगर आपको मेरे बात पर यकीन नहीं है तो आप फ़ोन कर लिए। वैसे मैं बता दूं कि ये सारी पेंटिंग ईशानी ने ही किया है, हम दोनों की याद को जिंदा रखने के लिए। मोक्ष की बात सुनकर सब हैरान हो गए, क्या उनकी बहू इतनी अच्छी पेंटिंग भी करती है? तभी नव्या बोली, भाई ये सारा फोटो बहुत ही खूबसूरत है और ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी पेंटिंग भी पेंटर ऐना ने ही बनाई है, क्योंकि उनकी पेंटिंग स्टाइल सबसे अलग होती है और ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग के सारे कैरेक्टर जिंदा हो। नव्या की बात सुनकर सबकी दिमाग में कुछ बात आया तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कल्पना जी अपने सेंस में आकर मोक्ष की तरफ देखकर बोले, क्या मैं जो सोच रही हूँ सच है? क्या ईशानी ही पेंटर ऐना है? ओपन माउथ फेस। वहीं बाकी सबकी दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था, इसलिए सब मोक्ष की तरफ ही देख रहे थे। तो मोक्ष एक प्राउड स्माइल करते हुए बोला, हाँ मेरी बीबी ही पेंटर ऐना है। स्माइल। उसकी बात सुनकर सब फिर से हैरान हो गए और एक दूसरे के तरफ देखने लगे। सच में उनकी बहू तो खजाने की पिटारा निकली, जिसके पास पता नहीं कितने सरप्राइजेस है। और तो और ईशानी की हर एक आइडेंटिटी एक से बढ़कर एक है। बिजनेस की क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर ऐना, क्वीन ब्रांड की फाउंडर डिजाइनर, अब पेंटर ऐना। सच में उनकी बही कितनी आउटस्टैंडिंग है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जो उनकी बहू की टैलेंट की 1% को भी मैच कर सके। सब मोक्ष को ऐसे देखने लगे जैसे मोक्ष ही अब ईशानी की लायक नहीं रह गया हो। तभी दादाजी मोक्ष की तरफ देखकर बोले, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी ईशानी बच्ची की काबिल नहीं हो। वो तो हर चीज़ में बेस्ट है, दुनिया में वो एक ही लड़की है जिसे हर चीज़ में मास्टरी हो। वहीं दादी माँ भी बोली, मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है, मेरी बच्ची तो इतनी टैलेंटेड है कि कोई उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। उनकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें सिकुड़ गई। अब ये लोग उसे उसकी बीबी से अलग करना चाहते हैं क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हैं? अभी तक तो उनकी हनीमून भी नहीं हुई और ना ही उनके बच्चे हुए हैं और उसके घरवाले अभी से उसकी डाइवोर्स करने में तुले हुए हैं।
क्या इन्हें पता भी है कि उसकी बीबी उसे कितनी प्यार करती है? अपनी बीबी की प्यार के बारे में सोचकर मोक्ष फिर से रिलैक्स हो गया। वहीं वरुण और तेजस हैरानी से दादाजी और दादी माँ को देख रहे थे। उन्होंने बात ही ऐसी कही थी कि कोई भी हैरान हो जाए। मोक्ष अपनी जगह से उठते हुए घमंड से बोला, मेरी बीबी मुझे सबसे जय प्यार करती है। फिर कुछ सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, जो भी मेरी और मेरी बीबी की पेंटिंग है उन सबको मेरे रूम में लगवा दो, और बाकी जो पेंटिंग है उसमें से आप सब रख सकते हो। इतना कहकर मोक्ष वहां से चला गया। वहीं बाकी सब तो उसकी बात सुनकर उसे देखता रह गए। चैप्टर 166 200 करोड़ पॉकेट मनी मिला ईशानी को, प्रिया की जलन। मोक्ष अपनी जगह से उठते हुए घमंड से बोला, मेरी बीबी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। फिर कुछ सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, जो भी मेरी और मेरी बीबी की पेंटिंग है उन सबको मेरे रूम में लगवा दो, और बाकी जो पेंटिंग है उसमें से आप सब रख सकते हो। इतना कहकर मोक्ष वहां से चला गया। वहीं बाकी सब तो उसकी बात सुनकर उसे देखता रह गए। सब बस यही सोच रहे थे कि मोक्ष बातें करना कहाँ से सीख गया। पहले तो बस अपनी खतरनाक आंखों से घूरता रहता था, टीयर्स ऑफ जॉय। उसे जाते देख कल्पना जी गुस्से से बोली, समझता क्या है खुद को? कह तो ऐसे रहा है जैसे हम पर एहसान कर रहा हो। मेरी बहू इतनी बड़ी पेंटर ऐना है, अगर मैं उसे कहूँगी तो मेरे लिए कुछ स्पेशल पेंटिंग ज़रूर बना देगी। और ऐसे भी ये सारी पेंटिंग मेरी प्यारी बहू ने बनाई है, तो ये सब तो मैं रखूँगी ही। इतना कहकर वो मोक्ष की जाते हुए पीठ को घूरने लगी। वहीं मोक्ष उनकी बातें सुनकर भी नहीं रुका। वो जानता था उसकी मोम जरूर ऐसा कर सकती है, टीयर्स ऑफ जॉय। वो आपने सिर झटककर वहां से ऊपर चला गया। वहीं उसके जाने के बाद सबका मुंह बन गया। तभी अखिलेश जी बोले, सच में मेरी प्यारी बच्ची ईशानी को मेरे बेटे जैसा इतना खड़ूस पति मिलने वाला है। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। दादी माँ बोली, बेचारी बच्ची ने कम से कम 20 बिलियन खर्चा किया होगा इन एंटीक चीज़ों पर। वो कितना प्यार करती है इस नालायक से। हमें एलियट हमारी बच्ची को गिफ्ट देना चाहिए, इस लड़के से तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। वहीं उनकी बातों से सब सहमत थे। कल्पना जी बोली, हाँ मोम, आप सही कह रही है। हमारी बच्ची को मेडिकल रिसर्च में भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी ना, हमें उसे गिफ्ट देना चाहिए। पर वो तो पैसा लेने से मना कर देती है। तभी अखिलेश जी बोले, क्यों ना हम उसे पॉकेट मनी बोलकर पैसा दे दे, तब तो उसे एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी ना। उनकी बातों से सब सहमत थे। वहीं वरुण और तेजस वहां से उठकर मोक्ष की रूम की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें किसी प्रोजेक्ट के बारे में मोक्ष से डिस्कशन करना था। दादाजी और अखिलेश जी सारे एंटीक चीज़ों को अच्छे से देख रहे थे। ऐसी एंटीक चीज़ें तो वो भी कलेक्ट नहीं कर पाते थे जितना एंटीक चीज़ें ईशानी ने मोक्ष के लिए कलेक्ट किया था। दादाजी बोले, मेरी बच्ची को एंटीक चीज़ों की कितनी अच्छी से पहचान है। अब से मैं जब भी किसी ऑक्शन में जाऊंगा मेरी ईशानी बच्ची को साथ लेकर जाऊंगा। उनकी बात सुनकर अखिलेश जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोले, हमें ईशानी को साथ लेकर जाना चाहिए, जो उसे पसंद आएगी हम उसी एंटीक चीज़ों को खरीदेंगे। वहीं कनक जी, कल्पना जी आपने अपने पतियों की बात सुनकर ना में अपना सिर हिला रहे थे। दादाजी ने कुछ एंटीक चीज़ें घर में ही रखा और बाकी सब और उस रेयर रेड डायमंड के साथ बाकी कुछ एंटीक चीज़ों को उन्होंने अपने प्राइवेट म्यूजियम में रखने को सोचा। और खुशी से बोले, जब मेरे सारे दोस्त और बाकी सब इन एंटीक चीज़ और इस रेयर रेड डायमंड को देखेंगे तो कितना जेलस हो जाएंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब मेरी पोता बहू की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है, तब तो मैं उन सब का मुंह देखना चाहता हूँ, कैसे जलन से काला पड़ गया होगा। वहीं उनकी बात सुनकर दक्ष और नव्या हंसने लगे। दादी माँ ने तो अपने पति की बचकानी बातें सुनकर अपना सिर हिला दिया। तभी नव्या बोली, पर दादाजी आप झूठ क्यों बोलेंगे, ये तो भाभी की तरफ से भाई के लिए गिफ्ट है, ना कि आपके लिए। इतना कहकर वो हंसने लगी। वहीं दक्ष भी बोला, हाँ दादाजी, भाभी ने तो प्यार से भाई के लिए ये सब कलेक्ट किया था, उन्होंने आपके लिए थोड़ी ना किया था। टीयर्स ऑफ जॉय। उनकी बात सुनकर दादाजी का मुंह बन गया। तबाह मोक्ष जो ऑफिस जाने वाला था वो अपने दादाजी की बात सुनकर अपनी सिर हिला दिया। वहीं वरुण और तेजस भी नीचे आ गए थे। आज उनका एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था। वहीं दादाजी मोक्ष को देखकर मुंह बनाते हुए बोले, तो क्या हुआ,
वो मेरी पोता बहू है तो क्या वो मुझे गिफ्ट नहीं दे सकती? इसमें जरूर मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट होगा। एक नाला है जो सब कुछ उसका समझ रहा है। उनकी बात सुनकर मोक्ष तो समझ गया कि उसके दादाजी ये बात उसे ही कह रहे हैं। उसने कुछ नहीं बोला, वो बस ना में अपना सिर हिलाकर वहां से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे वरुण और तेजस भी चले गए। उसके जाने के बाद दादाजी ने मुंह बना लिया और आपने फोन निकालकर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। वहीं उनकी तरह अखिलेश जी, कनक जी और कल्पना जी ने भी कुछ मैसेज किया। वहीं दूसरी तरफ ईशानी अभी अभी आपने विला से आकर मेहरा मैंशन पहुंची थी, तभी उसके फ़ोन पर बार बार मैसेज आने लगे, जिस वजह से ईशानी कंफ्यूज हो गई। उसने फ़ोन देखा तो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी, दादी माँ, डैड, मोम ने उसे इतने पैसे क्यों भेजे हैं। दादाजी ने 50 करोड़, दादी माँ ने भी उसे 50 करोड़ भेज दिया था। अखिलेश जी और कल्पना जी ने भी उसे 50 करोड़ भेजे थे, जिन्हें देखकर ईशानी हैरान हो गई। तभी दादाजी की तरफ से एक और मैसेज आया, तुम कॉलेज जाने वाली हो बच्ची, इसलिए ये सब तुम्हारी पिकेट मनी है। इसे हमें रिटर्न करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। वहीं बाकी सब ने भी वही मैसेज किया था। उसे देखकर ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पॉकेट मनी, वो भी 50 करोड़। वहीं नंदिनी उसके पास बैठकर उसकी फ़ोन में देखते हुए जोर से बोली, पॉकेट मनी, वो भी 50 करोड़। ओपन माउथ फेस। उसकी तेज आवाज़ सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर नंदिनी चुप हो गई। तभी दादी माँ बोली, क्या हुआ बच्चा, आप इतने जोर से क्यों चिल्लाई, और क्या पॉकेट मनी 50 करोड़? उनकी बात सुनकर नंदिनी बोली, दादी माँ आप सुनेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। फिर उनकी तरफ देखकर बोली, मोक्ष जी के दादा, दादी, मोम, डैड ने ईशानी को कॉलेज जाने के लिए पॉकेट मनी भेजा है, और वो भी सब ने 50 करोड़ भेजे हैं। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। 50 करोड़, वो भी पॉकेट मनी के लिए? ये तो सिर्फ राजवंश फैमिली ही दे सकते हैं। वहीं सुकेत जी, आरती जी भी हैरान थे, पर उनको तो अपने ऊपर ही शर्म आने लगी थी। आज उनकी बेटी को राजवंश फैमिली से कितना प्यार मिल रहा है। वो कॉलेज जाने वाली है, इसलिए उन लोगों 50 करोड़ पॉकेट मनी भेज दिया। पर वो तो ईशानी किखू की माता पिता थे, पर उन्होंने ईशानी जब यहाँ थी उसे कभी पॉकेट मनी नहीं दिया। वो हर महीने प्रिया को पॉकेट मनी दिया करते थे। समीर भी प्रिया को ही पॉकेट मनी देता था, उसने भी कभी ईशानी को पॉकेट मनी नहीं दिया था। वहीं समीर के मन में भी यही चल रहा था कि जब इन छोटे छोटे चीज़ों से उसने प्रिया को इतना प्यार जताया, पर अपनी खुद की बहन को वो प्यार नहीं दे पाया, जिस वजह से आज उसकी बहन उसकी तरफ देखती तक नहीं है। वहीं दर्शित तो खुश था, क्योंकि उसे बस अपनी बहन की खुशी चाहिए थी। और राजवंश फैमिली और मोक्ष जिस ईशानी को ट्रीट करते थे, जैसे केयर करते थे, ये देखकर वो बहुत खुश था। वहीं रिहान और अयान तो हैरान थे, सच में राजवंश फैमिली ईशानी को कितना प्यार करती है, जो उन सब ने मिलकर 200 करोड़ पॉकेट मनी दे दिया ईशानी को। वहीं प्रिया तो ये सुनकर जल भूनकर राख हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। राजवंश फैमिली ईशानी को इतना प्यार क्यों करती है, जो वो उन लोगों ईशानी को इतनी सारी पॉकेट मनी दे दिया। उसे तो ईशानी की पॉकेट मनी का एक हिस्सा भी इतने सालों में नहीं मिला है। ईशानी की जगह उसे होना चाहिए था। मोक्ष अगर उसका होता तो आज ये सब उसे मिल रहा होता, ईशानी को नहीं। अगर उसने एक बार मोक्ष को पा लिया तो मोक्ष उसका होकर रह जाएगा। उसके बाद तो वो कभी ईशानी के पास छह कर भी नहीं जा पाएगा। प्रिया मन ही मन बस यही सोच रही थी कि अगर आज मोक्ष आए तो वो कैसे मोक्ष को अपने जाल में फंसाएगी, और अगर एक बार मोक्ष उसका हो गया तो वो ईशानी को मोक्ष से दूर कर देगी। तो फिर ईशानी को वो आराम से अपनी रास्ते से हटा देगी। पर उसे ये नहीं याद था कि मोक्ष पूरी दुनिया पर राज करने वाला किंग है। वो प्रिया की नमो निशान तक को इस दुनिया से मिटा सकता है। प्रिया ईशानी की तरफ देखते हुए मासूम बनते हुए बोली, ईशानी उन्होंने तुम्हें दिया है, पर तुम्हें उनसे इतने पैसे नहीं लेना चाहिए। 200 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। और अभी तक मोक्ष जी और तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई है, तो तुम्हें उसने पैसा नहीं लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वहीं दादाजी और दादी माँ भी प्रिया को गुस्से से घूरने लगे।
वहीं प्रिया की बात सुनकर सुकेत जी और आरती भी ईशानी को देखने लगे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वहीं समीर और दर्शित भी प्रिया को गुस्से से देख रहे थे। प्रिया की कहने का मतलब क्या है? क्या ईशानी कोई ऐसी लड़की है जो उनसे पैसे लेकर खर्च कर रही है? तभी ईशानी प्रिया को अपनी कोल्ड आंखों से देखते हुए बोली, मिस प्रिया, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। मेरे मोक्ष को उसके नाम सिर्फ उनके आपने ही ले सकते हैं। तुम जैसी कचरा इस लायक नहीं है कि तुम मेरे मोक्ष का नाम ले सको। और एक बात, अपनी ये बकवास बातें तुम अपने तक ही सीमित रखो, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे इस जीभ को उखाड़कर उसे कुत्तों को खिलाने में। ईशानी की कोल्ड आंखें और खतरनाक आवाज सुनकर प्रिया अंदर तक डर गई। वहीं नंदिनी प्रिया को देखकर मन ही मन हंस रही थी और सोच रही थी ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जो खुद ही ओखली में सिर दे रही है। टीयर्स ऑफ जॉय। वहीं बाकी सबको पता था कि ईशानी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आरती जी ने प्रिया की तरफ देखकर थोड़ गुस्से में बोली, चुप रहो तुम्हें कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं अपनी मोम को खुद पर ही गुस्सा करते देख प्रिया को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली और आपने सिर नीचे करके बोली, सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह गई, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वहीं दूर खड़ी कांता भी प्रिया को रोते देख ईशानी को गुस्से से घूरने लगी। वहीं ईशानी की होंठों पर एक क्रिपी स्माइल आ गई। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके कांता की तरफ देखा। वहीं ईशानी की खुद की तरफ एक नज़र देखते ही कांता डर से अंदर तक कांप गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ईशानी उसे अपनी खतरनाक नज़रों से ही मार डालेगी। उसने ईशानी से अपनी नज़रें हटा ली और डरते हुए अपना काम करने लगी, पर उसकी हाथ अभी भी कांप रहा था। वहीं ईशानी की चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, जिसे सिर्फ नंदिनी और दर्शित ने ही नोटिस किया था। तभी बटलर के साथ बहुत सारे डिजाइनर घर के अंदर आए। उनके पास बहुत सारे ड्रेस, ज्वेलरी और शूज की कलेक्शन थी, जो अलग अलग और महंगी ब्रांड के थे। इतने सारे बड़े बड़े डिजाइनर को यहाँ देखकर सब हैरान और कंफ्यूज थे। सारे डिजाइनर हॉल में आ गए। वहीं इतने सारे महंगी ब्रांड की खूबसूरत ड्रेस, ज्वेलरी, शूज और पर्स को देखकर प्रिया की आंखें लालच से चमकने लगी। वो एक ही पल में अपनी गुस्सा भूल गई और उन ड्रेस को देखने लगी। उसे लग रहा था शायद ये सब उसके समीर भाई और डैड ने ही मंगवाया होगा, आज की एंगेजमेंट पार्टी में पहनने के लिए, चूज करने के लिए। उसने समीर की तरफ देखकर सॉफ्ट और खुशी भरी टोन में बोली, भाई क्या आपने ये सब मंगवाया है? चैप्टर 167, मोक्ष का गिफ्ट। मैं आपको आइडल मानती हूँ। प्रिया समीर की तरफ देखकर सॉफ्ट और खुशी भरी टोन में बोली, भाई क्या आपने ये सब मंगवाया है? उसकी बात सुनकर समीर उसकी तरफ एक नज़र देखकर रुड टोन में बोला, नहीं। वहीं समीर की बात सुनकर प्रिया का चेहरा उदास हो गया। फिर उसे लगा कि शायद उसके डैड ने ये सब मंगवाया होगा। वैसे भी पहले उसके लिए उसके डैड और भाई ओकेजन पर ड्रेस मंगवाते थे, तो अगर समीर भाई ने नहीं मंगवाया है तो ज़रूर उसके डैड ने ही उसके लिए मंगवाया होगा। वैसे भी समीर भाई ने गुस्से में उसे कमरे में बंद रहने को बोला था, तो उन्होंने तो नहीं मंगाया होगा। प्रिया अपने डैड के तरफ देखने लगी, तो उसे इस वक्त उनकी चेहरे पर सिर्फ कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा था। तो प्रिया समझ गई कि उसके डैड ने ये सब नहीं मंगवाया है। वहीं उनमें से डिजाइनर आगे आकर बोला, मिस ईशानी। उसकी ईशानी को बुलाने से सब समझ गए कि ये सब जो भी आया है सब ईशानी के लिए ही आया है। वहीं उसके मुंह से ईशानी की नाम सुनकर तो प्रिया का मुंह काला पड़ गया। वो भी समझ गई थी कि इतनी सारी जो चीज़ें आई है, ये सब सिर्फ ईशानी के लिए आए हैं, ना कि उसके लिए। वहीं उन डिजाइनर में 2 डिजाइनर ऐसे थे जो ईशानी देखकर खुश हो गए थे। उन दोनों की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। वहीं ईशानी की सामने खड़ा डिजाइनर को कि इंडिया की एक बहुत बड़े ब्रांड की हेड डिजाइनर था। वो ईशानी को देखकर पॉलिटली बोला, मैम ये सब आपके लिए ऑर्डर किया गया था। कहते हुए वो थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि उसे पता था कि सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है। सभी डिजाइनर ईशानी की खूबसूरती को देख रहे थे और उनके मन में बस यही चल रहा था कि अगर ईशानी उनकी ब्रांड की मॉडल बन जाए तो कितना अच्छा होगा। वहीं ईशानी उसे देखते हुए शांत भाव से बोली, किसने ऑर्डर दिया था?
ईशानी की बात सुनकर उस डिजाइनर के साथ साथ बाकी सारे डिजाइनर भी थोड़े हैरान हो गए। क्या इसका मतलब इन्हें पता नहीं कि इनके लिए किसने ये सब ऑर्डर दिया था? वो हेड डिजाइनर खुद को संभालते हुए बोला, मैम ये सब मिस्टर राजवंश ने ऑर्डर दिया था और हमें यहाँ डिलीवर करने के लिए बोला था। उसकी बात सुनकर ईशानी समझ गई कि मिस्टर राजवंश ये मोक्ष को कह रहा है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आज सब उसे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, और अब मोक्ष ने भी इतने सारे ड्रेस, ज्वेलरी, शूज, बाइक्स भेजा था। ईशानी की बर्थडे पर ही मोक्ष ने उसे इतना सारा ड्रेस, ज्वेलरी, शूज, बाइक्स गिफ्ट किया था, जो शायद सालों भर पहनने के बाद भी खत्म नहीं होंगे। अभी भी वो सारे ड्रेस, ज्वेलरी उसकी पर्सनल विला में वार्डरोब में थी। उसने तो बस एक दो बार ही पहना था, तो फिर से इतना सब कुछ भेजने की क्या जरूरत थी? नंदिनी ईशानी के पास आकर सब कुछ देखते हुए बोली, वाव जीजू के पसंद तो कमाल है। वहीं तभी पीछे से दो डिजाइनर जो अब तक ईशानी को देख रहे थे, वो आगे आकर ईशानी को देखकर एक्साइटेड होकर बोली, आप क्वीन ब्रांड की फाउंडर और डिजाइनर मिस क्वीन है ना? उन दोनों की बात सुनकर ईशानी साज गई कि ये दोनों उसे जानती है, इसलिए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो वो दोनों खुशी से बोली, हमें पता था, हम तो आपको देखते ही पहचान गए थे। उनमें से एक लड़की खुशी से चहकते हुए बोली, आपको मैं याद हूँ, मैं एली। वहीं ईशानी को वो लड़की कुछ देखी हुई तो लग रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो लड़की है कौन। तभी वो लड़की बोली, शायद आपको याद नहीं हूँ, मैं एली। 3 साल पहले जो नेशनल डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और तब मेरी डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए आपने मुझे गाइड किया था। तब ईशानी को याद आया कि ये वही लड़की है जिसे वो डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन में मिली थी। जब वो वहाँ पर जज थी तो उसने कुछ डिजाइनर की स्किल सुधारने में मदद की थी। ईशानी को याद आया तो उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, हाँ मुझे याद आया। अब तुम किस ब्रांड के लिए डिजाइनर हो? ईशानी की सवाल सुनकर एली खुश हो गई। उसे लगा नहीं था कि मिस क्वीन उसे ये सवाल पूछेंगी। वो बोली, मैं अब सायरा फैशन में डिजाइनर हूँ मैम। ईशानी उसे इतना खुश देखकर स्माइल करके बोली, ये तो अच्छी बात है। सायरा फैशन इतनी बड़ी ब्रांड तो नहीं थी, फिर भी बहुत सारे अमीर लोग इस ब्रांड को प्रेफर करते थे। वहीं बाकी सभी पीछे खड़े डिजाइनर तो हैरान हो गए थे उस डिजाइनर की बात सुनकर। भला क्वीन ब्रांड की डिजाइनर और फाउंडर मिस क्वीन को कौन नहीं जानता था? भले ही ज़्यादातर लोगों ने उन्हें देखा नहीं था, पर उन्हें सब जानते थे, और वहाँ खड़े कुछ डिजाइनर के लिए तो मिस क्वीन उनकी इंस्पिरेशन थी। वहीं एली के पास खड़ी दूसरी डिजाइनर भी खुशी से बोली, मैम मेरा नाम पूजा है, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं भी उस कंपटीशन में थी, पर मैं आपसे मिल नहीं पाए। मैं तो आपको ही अपनी आइडल मानती हूँ। आपकी सारे डिज़ाइन एडमिरेबल है। मैं तो आपकी सारी डिज़ाइन देखकर हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ। जब मैं आप सम्मेलन बैक स्टेज पहुंची तब तक आप वहां से जा चुके थे। इतना कहकर वो थोड़ी उदास हो गई। फिर ईशानी की तरफ देखकर थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैम क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकती हूँ? आई प्रॉमिस मैं उस फ़ोटो को किसी को नहीं दिखाऊंगी, और ना ही कभी सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। मेरे घर में मेरी मोम डैड भी आपके डिज़ाइन को बहुत पसंद करते हैं। मुझे बस उन्हें हम दोनों की फ़ोटो दिखानी, आपको देखकर वो ज़रूर बहुत खुश होंगे। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सॉफ्ट हो गई। वो स्माइल करते हुए बोली, ठीक है आ जाओ। उसकी बात सुनकर पूजा खुशी से ईशानी के पास चली गई और ईशानी के साथ सेल्फी लेने लगी। वहीं एली भी उनके पास आ गई और ईशानी के साथ उसने भी एक फ़ोटो ले लिया। वहीं बाकी सब डिजाइनर भी ईशानी को एडमिरेशन भरी नज़रों से देख रहे थे। वहीं मेहरा फैमिली बस उन सबको देख रही थी। सुकेत जी और आरती जी की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। वो देख पा रहे थे कि लोग उनकी बेटी को कितना पसंद करते हैं और उनकी बेटी को अपनी आइडल मानते हैं। वो तो जानते थे कि ईशानी ही क्वीन ब्रांड की फाउंडर है, और उन्होंने उसकी डिज़ाइन भी देखा था और उन्हें तो सभी डिज़ाइन पसंद थे। उन्हें बस दुख इस बात की हो रही थी कि उन्होंने कभी अपनी बेटी को प्यार देने की कोशिश ही नहीं किया, हमेशा उसे प्रिया के साथ कंपेयर करने की ही कोशिश करते थे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिस वजह से उन्होंने कुछ साल पहले ही अपनी बेटी को खो दिया, और अब तो वो उन्हें माफ़ करेगी उसकी कोई गुंजाइश भी शायद नहीं है।
वहीं समीर, रिहान और अयान भी अपनी बहन को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। ये उनकी वही बहन थी जिसे उन सब ने ठुकरा दिया था, पर सच तो ये था कि वो सब खुद ही ईशानी की भाई बनने की काबिल नहीं थे। उनकी बहन तो वो हीरा थी जो हर जगह बस चमकती रहती थी, और उसकी चमक से आसपास की सारी चमक फीकी पड़ जाती थी। वहीं दादाजी दादी माँ की होंठों पर एक स्माइल थी, उन्हें अपनी पोती पर बेहद ज़्यादा गर्व हो रहा था। उनकी पोती को कितने लोग पसंद करते हैं ये देखकर। वहीं दर्शित अपने मोम डैड को और तीनों भाई को देखा, फिर मन ही मन सोचा, अगर इन लोगों को ईशानी की माफिया क्वीन और हैकर शैडो वाली आइडेंटिटी पता चल गई, तब ये लोग क्या करेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद तब तो वो और भी पछताएंगे। इतना सोचकर दर्शित ने अपना सिर झटका। तभी उसकी नज़र कांता पर पड़ी जो ये सब दूर खड़ी होकर देख रही थी। कांता को देखता पाकर दर्शित की आंखें छोटी हो गई, पर अभी सही टाइम नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर घुमा लिया। वहीं प्रिया तो गुस्से और नफरत से ये सब देख रही थी। उसने अभी मन सोचा, ये ईशानी, इसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। ये एक छोटी सी डिजाइनर ही तो है, इसने कौन सा इतना बड़ा काम कर लिया जो ये सब उसे इतना अटेंशन दे रहे हैं और इसे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। वहीं एक एक करके सारे डिजाइनर एक्साइटेड होकर आगे आकर ईशानी से हाथ मिलाने लगे। एक डिजाइनर जो काफ़ी यंग था, वो तो जैसे ईशानी की खूबसूरती में ही खो गया था। उसने ईशानी से हैंडशेक किया, स्माइल करके बोला, मैं तो कब से आपसे मिलना चाहता था। हमें नहीं पता था कि ये सारे ड्रेस आपके लिए ऑर्डर किया है गया है। हमें तो आपसे सीखना चाहिए, पर आपके लिए हमें डिज़ाइन करने का मौका मिला, ये तो हम सबकी खुशकिस्मती है। वो डिजाइनर ईशानी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर दर्शित की भौहें सिकुड़ गई। वो आगे आकर उस डिजाइनर को ईशानी से दूर करते हुए बोला, अगर थैंक यू कहना है तो मिस्टर मोक्ष राजवंश को जाकर कहिए, उन्होंने ही अपनी होने वाली बीबी के लिए ये सब मंगवाया है। दर्शित की बात सुनकर वो डिजाइनर हैरान हो गया। वो तो ईशानी को बस इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वरना वो डेविल मोक्ष राजवंश तो उसे कहीं का नहीं छोड़ता, पता नहीं उसकी क्या हालत करता। वहीं सब समझ गए कि मिस क्वीन ही मोक्ष राजवंश के होने वाली बीबी है। तभी एली खुशी से बोली, क्वीन, आपकी और मिस्टर मोक्ष राजवंश की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने तो सभी फैशन ब्रांड की जितनी की लेटेस्ट कलेक्शन थी सब आपके लिए ऑर्डर किया है। उसकी बात सुनकर ईशानी की फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। वैसे तो ईशानी जानती थी कि उसके हब्बी उसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, पर एली की मुंह से सुनकर ईशानी की चेहरे पर लालिमा आ गई। तभी ईशानी की फ़ोन पर मोक्ष की मैसेज आया, तुम्हें सभी चीज़ें पसंद आए बेबी डॉल। ईशानी ने उसे देखते हुए रिप्लाई किया, इतना सब कुछ भेजने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारी बीबी भी एक डिजाइनर है। मोक्ष ने फिर से ईशानी को मैसेज भेजा, हाँ पता है कि मेरी बीबी सबसे बड़ी डिजाइनर है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बीबी दूसरों के साथ अपने लिए ड्रेस बनाने में भी मेहनत कर। मैं चाहता हूँ तुम अपनी एनर्जी हमारे सुहागरात के लिए बचा कर रखो। टीयर्स ऑफ जॉय। मोक्ष की ऐसी बेशर्मी भरा मैसेज देखकर तो ईशानी की गाल और भी लाल हो गई। वहीं वो सारे डिजाइनर इंडिया के टॉप डिजाइनर थे और उनकी ब्रांड का भी काफ़ी नाम। उनमें से कुछ ब्रांड से तो आरती जी कई बार शॉपिंग कर चुके थे। थोड़ी देर बात करने के बाद सारे ड्रेस और ज्वेलरी ईशानी को दिखाने के बाद उन्हें तो खुशी हो रही थी कि एटलिस्ट मिस क्वीन को उनकी ब्रांड की ड्रेस, ज्वेलरी और बाकी चीज़ें पसंद तो आई। ईशानी ने भी उन्हें डिजाइनिंग की कुछ टिप्स दिए, जिससे वो सभी डिजाइनर खुश थे। वो सभी डिजाइनर कुछ देर बाद मेहरा मेंशन से चले गए। वहीं सुकेत जी, आरती जी, समीर, रिहान, अयान तो अभी भी ईशानी को देख रहे थे। वो सारे डिजाइनर ईशानी से उम्र में बड़े थे, फिर भी वो सभी ईशानी की बातों को किसी स्टूडेंट की तरह सुन रहे थे। इस बात से ही वो समझ गए थे कि ईशानी को डिजाइनिंग वर्ल्ड में लोग सब मेंटर ही मानते हैं। दादाजी दादी माँ तो अपनी बच्ची की कामयाबी देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अच्छा लग रहा था कि उनकी पोती को कितने लोग एडमियर करते थे। वहीं प्रिया तो अभी भी अपनी लालच भरी नज़रों से उन सारे ड्रेस, ज्वेलरी और बैग, शूज को देख रही थी। प्रिया की नज़र एक वाइन कॉलर की पार्टी गाउन पर थी। वो गाउन आरबी फैशन ब्रांड की लेटेस्ट डिज़ाइन थी जो आज सुबह भी वेब पर आई थी।
प्रिया को ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी। वो तो सुकेत जी को कहने वाली थी कि उसे ये ड्रेस चाहिए, पर उससे पहले ही उस ड्रेस को किसी ने खरीद लिया था, जिस वजह से प्रिया का मूड जो कल की वजह से पहले खराब था वो और भी खराब हो गया था। पर उसे नहीं पता था कि मोक्ष ने ही इस ड्रेस को ईशानी के लिए ऑर्डर किया होगा। प्रिया को इस वक्त ईशानी से हद से ज़्यादा जलन हो रही थी। क्यों उसकी हर पसंद की चीज़ ईशानी को मिल रही है? अगर मोक्ष उसका होता तो ये सब कुछ भी आज उसकी होती। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो कुछ भी प्लान करके आज मोक्ष को अपना बनाएगी। उसकी आंखों में मोक्ष को पाने की इच्छा साफ नजर आ रही थी।